हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल माय क्लासरूम। मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है और आज आपके लिए मैं बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं एसएचएम स्प्रिंग मास सिस्टम का। देखिए, स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड का क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबको पता है जिन्होंने एसएचएम पढ़ा है। तो फिर इसमें क्या खास बात है? आज मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच सिखाऊंगा कि किस तरीके से एसएचएम की प्रॉब्लम को इमेजिन करना है और क्या फैक्टर्स का ध्यान देना है जिससे कि आंसर बिना सॉल्व किए ही आपको दिखाई दे जाए। आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इवन इफ आप सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें कि ऑप्शन नहीं भी है, तो भी आप आंसर जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मजेदार वीडियोस इसमें लगातार आ रहे हैं और कुछ बहुत ही शॉर्टकट्स और शॉर्ट ट्रिक्स आपको इस वीडियोस में मिलेंगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो भी आ रहे हैं, तो आपका अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई इस तरह का वीडियो आप बना दीजिए, तो हम उसमें भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट को लेके आपके पसंदीदा टॉपिक का भी वीडियो प्रेजेंट करेंगे। चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि किस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम को इमेजिन करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो मैंने सामने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें एक स्प्रिंग और मास कनेक्टेड है, जिसमें एक पोजीशन मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे ऑब्जेक्ट अगर छोड़ दे तो बैलेंस रहता है, यानी कि ऑसिलेट नहीं करता। अगर वहां से मैं इसको थोड़ा सा राइट में खींच के छोड़ दूं तो इस पर एक फोर्स लगेगा विच इज ट्राइंग टू पुल दिस ब्लॉक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, और ये जो फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा इसका नाम मैंने रखा है रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो अभी क्या मैं माइनस साइन नहीं लगाऊंगा, केवल रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स करूंगा। आप कहेंगे सर स्प्रिंग मास सिस्टम तो बड़ा इजी होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के का है, अगर उसको एक्स डिस्प्लेस करो तो स्प्रिंग में फोर्स बनेगा के एक्स, उसका डायरेक्शन आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो रीस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने आप के एक्स के इक्वल हो गया। रीस्टोरिंग मतलब वापस जाने वाला फोर्स होना चाहिए और उसका प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इसीलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k। ये आप एक बार नॉर्मल क्लासेस में देख लेना, आपकी कोचिंग आपके स्कूल में ये सब क्लासेस हैं। हम लोग इन वीडियोस में इन नॉर्मल मेथड्स को सॉल्व करने के लिए नहीं आए, ये बहुत ही स्पेशल वीडियोस हैं, इनमें हम कुछ स्पेशल तरीके देखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। मैंने इसकी एक नई या डिफरेंट अप्रोच के बारे में सोचा, वो आप देखिए। मैंने ऐसा लिखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम करता है तो उसमें सारे फोर्स कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैं अगर एक एसएचएम का सिचुएशन बनाऊं और मैं कहूं मीन पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। अगर ये मीन पोजीशन से मैं इसको एक्स शिफ्ट कर दूं और यहां पर भी फोर्स के वही वैल्यू लगते रहे, F1 का वैल्यू भी F1 रहे, F2 का वैल्यू भी F2 रहे, तो यहां पर भी बैलेंस हो जाएगा। फिर ये तो कोई एक्सेलरेटेड पोजीशन होगी नहीं, ये भी मीन पोजीशन हो जाएगी। आपको पता है एसएचएम में केवल एक ही मीन पोजीशन हो सकती है, तो ये अगर मीन पोजीशन है तो उसके राइट या लेफ्ट की कोई भी पोजीशन मीन पोजीशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है यहां पे ये दोनों फोर्स बैलेंस नहीं होने चाहिए। अगर मैंने कहा कि F1 तो यहां पर भी कांस्टेंट रहता है लेकिन F2 का वैल्यू यहां पहुंचते हुए बदल जाता है, तो आप कहेंगे देखो जो फोर्स बदल जाता है उसमें कितना चेंज आ जाता है, वही रीस्टोरिंग फोर्स हो जाता है। यहां पे यही स्टेटमेंट लिखा है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फोर्स फ्रॉम मीन पोजीशन इज रीस्टोरिंग फोर्स। मैं एक एग्जांपल लेके जल्दी से आपको यह बात समझाता हूं और यह बड़ी मजेदार बात है। अगर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उस पर इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है और ऐसे लेफ्ट में भी 10 न्यूटन लग रहा है। मैंने इसको मीन पोजीशन से राइट में x डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट कर दिया। मान लीजिए इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, मतलब ये वाला 10 न्यूटन अभी भी 10 न्यूटन है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला 10 न्यूटन बढ़ के मान लो 12 न्यूटन हो गया, तो आप कहेंगे देखो ये वेरिएबल फोर्स है, और अगर वेरिएबल फोर्स में चेंज आएगा तभी नेट फोर्स रीस्टोरिंग बन पाएगा। अभी इस सवाल में रीस्टोरिंग फोर्स 2 न्यूटन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा सर ये रीस्टोरिंग का जो इनिशियल वैल्यू था और जो फाइनल वैल्यू है उसमें जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस का वैल्यू ही रीस्टोरिंग हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे ये नहीं भी पता होता कि ये 10 न्यूटन लग रहा है और ये 10 न्यूटन लग रहा है, केवल ये भी पता होता कि यहां से यहां जाने में वेरिएबल फोर्स का वैल्यू
2 न्यूटन बदल जाता है। फिर से देख लो, अगर मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स F लग रहा है और दूसरा फोर्स भी F लग रहा है, तो ये जगह मीन पोजीशन है। अगर मैं कहूं कि x डिस्प्लेसमेंट राइट में जाने पर इस ऑब्जेक्ट पे एक F का वैल्यू F+2 और दूसरे F का वैल्यू F ही रहता है, तो बताइए रिस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ? आप बोलेंगे F+2 - F करेंगे 2 न्यूटन। इसका मतलब आपके दिमाग में ये बल्ब चमक चुका है कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो उसकी चिंता कम से कम स्प्रिंग मास या एसएचएम में नहीं करनी है। कम से कम फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट वेरिएबल जरूर होना चाहिए, और वेरिएबल होने पर जितना वेरिएशन आ रहा है, जितना बदल जा रहा है, केवल उस वेरिएशन का ही इफेक्टिव वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो अभी देखिए, मैं एक नया एग्जांपल करता हूं। मान लीजिए एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को मैंने सस्पेंड करा। एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अगर नीचे ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो स्प्रिंग अलग लेंथ की रहती है। एक ब्लॉक चुपचाप सस्पेंड करके धीरे से छोड़ेंगे उसकी मीन पोजीशन पे, तो स्प्रिंग का एक ओरिजिनल या रिलैक्स्ड लेंथ होता है, उस लेंथ से थोड़ा नीचे आएगा इस ब्लॉक का मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन किसको कहते हैं? जहां पर स्प्रिंग ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है। मैंने मान लिया कि ये x0 इलोंगेट होने के बाद इस मास को बैलेंस कर पा रहा है, तो मीन पोजीशन के लिए kx0 और mg इक्वल होगा, तो x0 का वैल्यू mg/k आ गया। मतलब अगर ब्लॉक को ऑसिलेट नहीं कराओ, केवल स्प्रिंग के नीचे ब्लॉक को सस्पेंड करके इतना इलोंगेट होने दो कि ब्लॉक बैलेंस होके रुका रहे, चुपचाप ऐसे सस्पेंडेड रहे, तो स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो चुका होगा? इतना mg/k इलोंगेट हो चुका होगा। अब मैंने मीन पोजीशन से इसको x एक्स्ट्रा इलोंगेट करा। एक्स्ट्रा इलोंगेशन इसलिए दिया क्योंकि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तब इसी x पर ये ऑसिलेट करेगा, यानी x नीचे ले जाके छोड़ेंगे तो पचक 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 ऊपर नीचे उछलेगा। तो मैंने सोचा कि अब स्प्रिंग का टोटल इलोंगेशन हो गया x + x0। मैंने इसका एफबीडी बनाया, तो ऊपर फोर्स आ गया x0 पहले से था, x मैंने डिस्प्लेस कर दिया, टोटल x + x0, नीचे लग रहा है mg। आप कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ है, ये नेट फोर्स हो गया। अब ये नेट फोर्स का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, बड़ा वाला फोर्स में से छोटा फोर्स माइनस कर दिया, तो kx0 + x - mg कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि ये kx0 + kx - mg हो गया, mg से kx0 कैंसिल हो गया, kx ही आ गया। लेकिन अगर आप मेरे मेथड से सिंपली ये सोचते कि स्प्रिंग से ब्लॉक को सस्पेंड करने पर कुछ न कुछ स्प्रिंग पहले से ही इलोंगेटेड होगा जो mg को बैलेंस करने के लिए चाहिए, लेकिन जितना भी इलोंगेटेड पहले है उसमें अगर मैं x इलोंगेशन और ऐड कर दूं, तो जितना फोर्स पहले से लग रहा है उस फोर्स में कितना ऐड हो गया, ये kx वाला जो फोर्स है वो वेरिएबल हो गया, मतलब कि बदल गया, या इतना एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, और जितना एक्स्ट्रा फोर्स आ गया वही रिस्टोरिंग हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब ब्लॉक को मैंने सस्पेंड कर दिया तो स्प्रिंग पहले से इलोंगेटेड है, लेकिन उसका जो इनिशियल इलोंगेशन है वो mg को बैलेंस कर रहा है। अब जब मैं उसको x एक्स्ट्रा इलोंगेट करूंगा तो जितना फोर्स लग रहा था पहले से जो mg को बैलेंस कर रहा था उसमें kx और ऐड हो जाएगा, और मैंने अभी बताया जितना एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा केवल वही रिस्टोरिंग हो जाएगा। तो आपका दिमाग में तुरंत आ गया, अरे सर हाँ, जब भी हम स्प्रिंग को डायरेक्टली खींचेंगे, जैसे ब्लॉक से कनेक्टेड स्प्रिंग है और हम इस ब्लॉक को कभी भी मीन पोजीशन से x खींचेंगे, तो उसमें जो पहले से इलोंगेशन है उसकी चिंता नहीं करनी, एक्स्ट्रा इलोंगेशन x और ऐड हो जाएगा, तो नया एक्स्ट्रा फोर्स kx बन जाएगा, और जो एक्स्ट्रा फोर्स है जो वेरिएबल का चेंज वाला पार्ट है वही रिस्टोरिंग है, तो हमेशा kx आ जाएगा। तो मुझे ये समझ में आ गया, इसका मतलब है सर कोई भी डायग्राम हो इन तीनों में से, अगर कांस्टेंट फोर्सेस लग रहे हैं तो इनिशियली स्प्रिंग इलोंगेटेड होगी, लेकिन वहां से x खींचेंगे तो एक्स्ट्रा पार्ट kx ही बनेगा, तो टाइम पीरियड का आंसर सेम आएगा। जैसे यहां पे kx ही हो गया अभी रिस्टोरिंग फोर्स, तो टाइम पीरियड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2π√m/k। मुझे ये भी स्टेटमेंट समझ में आ गया कि अगर कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली एक्सर्टेड अगेंस्ट द स्प्रिंग, द टाइम पीरियड डज नॉट चेंज। इसका मतलब है कभी भी स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग और मास डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और आपने कांस्टेंट फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया, जैसे किसी ने बोला हम 10 न्यूटन का फोर्स और इस ब्लॉक पे लगा के खींचे, हम इस ब्लॉक के नीचे
अगर चार्ज डाल के ब्लॉक पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑन कर दें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फोर्स और लगेगा, लेकिन अगर वो सब कांस्टेंट फोर्सेस हैं तो इसके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल इलोंगेशन आ जाएगा। जहां पर भी इनिशियल इलोंगेशन आएगा वहां से x डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा kx ही बढ़ेगा। तो आपको केवल यही दिमाग में रखना है कि स्प्रिंग फोर्स कितना चेंज हो रहा है ये देखो, कितना लग रहा है ये नहीं देखना, कितना चेंज हो रहा है ये देखना है। ठीक है, अब हमने देखा कि यहां पे जैसे ये mg है तो kx mg को बैलेंस कर रहा है, वो इनिशियल, लेकिन जहां पर भी बैलेंस होगा वहां से x खींचेंगे तो फोर्स नया जो बनेगा एक्स्ट्रा वो kx बनेगा, और यही रिस्टोरिंग हो जाएगा तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√m/k, बस कहानी खत्म। यहां पर भी ऐसे ही, यहां पे mg sin थीटा लग रहा है जो कि kx से बैलेंस, इनिशियल वैल्यू से बैलेंस हो जाएगा। जहां पर भी बैलेंस होगा वहां से जब इसको x नीचे खींचोगे तो स्प्रिंग में नया इलोंगेशन x एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो स्प्रिंग 2 और इलोंगेट हो गया तो k इंटू 2 और बन गया, मतलब जितना पहले था उसमें kx और ऐड हो जाएगा, जितना ऐड होता है वही रिस्टोरिंग है। तो इसका भी रिस्टोरिंग kx है, टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√m/k, और इसका फोर्स भी ये जैसे mg नीचे लग रहा है और इसमें बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है, ये दोनों फोर्स भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स के केस में टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√m/k ही होगा। तो इस तरीके से हमने अभी तक ये देखा कि अगर कभी भी स्प्रिंग मास सिस्टम में कांस्टेंट फोर्स हो तो फिर एसएचएम का टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर मास डायरेक्टली स्प्रिंग से कनेक्टेड है और हमारे फोर्सेस स्प्रिंग के अगेंस्ट डायरेक्टली उसको पुल या पुश कर रहे हैं, कुछ एंगल वेंगल का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो एंगल का सिचुएशन क्या है, और मास और स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे तो क्या होगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से सुनो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर मास ब्लॉक जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो या किसी एंगल पे कनेक्टेड हो तो सिचुएशन में किस तरीके से टाइम पीरियड चेंज होगा, और ये ट्रिक क्या और फर्दर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आ सकती है। क्या इसको हम और भी केसेस में जैसे बॉइंट के फ्लूइड मैकेनिक्स के एसएचएम के केसेस में या कोई और एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। आप किसी भी एसएचएम के एग्जांपल में ये जो वेरिएशन वाला जो इफेक्ट है, कितना चेंज हुआ, कि चेंज इज रीस्टोरिंग, ये किसी भी एग्जांपल पे लगा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वही स्टेटमेंट आप समझ जाइए मैं बोलने वाला हूं, और जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही एक्साइटिंग बातें होंगी। बाय बाय।